गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और आज जो है हम संविधान के इस सेशन में आपके नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है नागरिकता। तो आप सब भी जल्दी से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि किसी देश में रहने के लिए हमें कौन कौन सी गाइडलाइन पालन करनी पड़ती है, तभी हमें उस देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो आइए चलते हैं, हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी इसके पहली वाली क्लास में हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी थी, उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। और आज जो है हम नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए। आपको क्या हेडिंग डालनी है? नागरिकता। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों? आज जो है हम नागरिकता पढ़ रहे हैं, है ना, सिटीजनशिप। अब क्या होती है नागरिकता? आपके मन में विचार आता होगा कि नागरिकता है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, नागरिकता बताती है कि आप किस देश के निवासी हैं। समझ में आ रहा है? क्या बताता है कि आप किस देश के निवासी हैं। अब नागरिकता, और अगर भारतीय नागरिकता पढ़ रहे हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, भारतीय नागरिकता के बारे में जानना है हमें, तो इनके लिए हमें कुछ श्रेणियों के बारे में विभाजन किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो याद रखना, जब संविधान बनाया गया था, नागरिकता से संबंधित हमने जो संविधान बनाया है, तो संविधान निर्माण में कुछ चीजें शामिल की गई थी। नागरिकता कैसे कैसे व्यक्ति के पास नागरिकता हो गई और किन किन तथ्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए, अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी। नागरिकता को जो है हम 4 प्रकार से उसको पढ़ते हैं। पहला कौन सा? वह व्यक्ति जो भारत का निवासी। याद रखना, उसी व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी कि वह व्यक्ति, क्या लिखोगे आप? वह व्यक्ति जो भारत का निवासी हो। कहाँ का हो भैया? वह व्यक्ति जो भारत का निवासी हो। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जन्म ही भारत में हुआ है, तो आपको नागरिकता अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी पहले से ही भारत के नागरिक हैं। दूसरा, पहला तो बता दिया आपने कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या हो? कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। याद रखना कि जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947, याद रखना कौन सी डेट है? 15 अगस्त 1947। जब दोनों देशों का विभाजन हुआ, कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में आ गए। तो जो पाकिस्तान के लोग थे वो भारत में जो आए हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। अब देखिए, 2 चीजें समझ में आई आपको। पहला हमने कहा जो इसका भारत में जन्म हुआ है। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, है ना। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा आप बताएंगे, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। कहते ना कि अगर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस लौटा कर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अब इधर कहेंगे हम कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन लौटकर वापस आ गया हो। तो 3 केस क्लियर है। पहला भारत का ही हो, दूसरा भारत पाकिस्तान से भारत में आ गया हो, तीसरा भारत से पाकिस्तान फिर भारत आ गया हो। अब चौथा केस क्या कहता है? भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो बाहर रह रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन कहाँ रह रहा हो? भारत का रह रहा हो, यानी बाहर दूसरे विदेश में रह रहा हो।
यानी वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो और जो बाहर रह रहा हो, ये केस आपको इतने याद रखना है। कौन कौन से केस याद रखना है आपको? कि वह व्यक्ति जो भारत का निवासी हो, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन लौटकर भारत ही आ गया हो, तीसरा वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का निवासी है लेकिन किसी कारणवश बाहर रह रहा है ना। तो ऐसे केस में उसकी नागरिकता भारत की ही रहेगी। इतना आपको याद रखना है। अब और क्या याद रखना है कि तो जो नागरिकता का वर्णन है संविधान में हमें कहाँ मिलता है? तो देखिए, हमने पहले अनुच्छेद पढ़े थे 1 से 4, जिसको भाग 1 नाम दिया था। क्या नाम दिया था मेरे प्यारे साथियों? इसको जो हमने भाग 1 नाम दिया था, आज जो है हम संविधान का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? भाग 2 पढ़ रहे हैं। इतना याद रखना, संविधान का कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? भाग 2। संविधान का भाग कौन सा है आपका? भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग 2 में आपको किसकी जानकारी मिलती है? तो मेरे प्यारे साथी, आपको नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जानकारी है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। याद रखना, भारतीय नागरिकता का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसका? आप कहोगे नागरिकता का। अब यही मन में आता है, क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है क्या? तो जल्दी से जिनको कमेंट करके आंसर देना है, जिनको पता है, कि बताइए कि भारतीय संविधान में क्या नागरिकता की परिभाषा दी गई है? हाँ या ना, यस या नो, इसमें आपको कमेंट करके आंसर देना है। जल्दी से दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं आगे कि क्वेश्चन क्या था अपना, कि क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है क्या? तो याद रखना, तो आप लिख लेना इसमें, भारतीय संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई, इसकी परिभाषा नहीं दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, तो आप बताएंगे सर नहीं दी गई। ये आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि जब संविधान लागू हुआ, क्या हुआ? जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो याद रखना कि जब संविधान लागू हुआ, अब संविधान लागू कब हुआ था? तो आप डेट लिख लेना, 26 नवंबर 1949 को, है ना। नागरिकता से संबंधित अब नागरिकता से संबंधित कितने अनुच्छेद जो थे लागू कर दिए गए थे? अनुच्छेद लागू किए गए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताएंगे 5 से लेकर 9 तक। कहां से कहां तक के अनुच्छेद लागू किए गए हैं? तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक लागू कर दिए गए थे, बाकी फिर कुछ बाद में लागू आपके किए गए हैं। अब याद रखना, नागरिकता, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो आपको याद रखना कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान, किसके? नागरिकता के प्रावधान जो है भारतीय संविधान में, तो देखो आपको इतना तो पता ही पड़ गया, 1949 में लागू हुए हैं, है ना। तो कब लागू हुए हैं? तो आप बताओगे नवंबर
1949 कब लागू हुए हैं आपके? तो आप बताएंगे नवंबर 1949 में ही आपके प्रावधान लागू हो गए हैं। अब याद रखिए कि अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए नागरिकता, क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय नागरिकता क्या है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बताइए भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन बनाता है कि कौन इसको लागू करता है। तो आप बताएंगे गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। अब यही बात आती है कि हमने पढ़े हैं अनुच्छेद, तो नागरिकता का वर्णन हमें कहां से कहां तक मिलता है? 5 से लेकर 11 तक आपको इसका वर्णन मिलता है। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो अब आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए 5 से आपके जो है वो 11 तक के अनुच्छेद हैं। कहां तक है आपके? 5 से 11 तक अनुच्छेदों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो अब आप डाल लीजिए ना, अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं अपन, अनुच्छेद पढ़ रहे हैं हम कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद अपन अब पढ़ने वाले हैं। तो अब बात आती है कि अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है। अनुच्छेद 5वां क्या बताता है? तो लिख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें बताया गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें बताया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 इस समय क्या प्रावधान उसमें लिखे गए थे वो आपके बारे में जानकारी मिलती है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद जो है आपका 6वें में मिलता है। अब बात आती है कौन सा अनुच्छेद आएगा आपका? तो अनुच्छेद आता है आपका 6वां अनुच्छेद 6। ये क्या बताता है आपको? तो अनुच्छेद देखिए हमने संविधान में भारतीय लोगों की नागरिकता पढ़ ली। अब और क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 6 बताता है हमें पाकिस्तान से बाहर को भारत को प्रव्रजन देखो करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का वर्णन मिलता है। यानी याद रखना पाकिस्तान से, इसमें लिख लीजिए क्या जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले तो अगर आप पूछा जाए कि अनुच्छेद 6वां क्या बताता है तो आप बताएंगे पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकारों का वर्णन मिलता है किस अनुच्छेद में? तो आप बताएंगे भैया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 6 में मिलता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति। अब लेकिन अनुच्छेद अगर 7 पूछा जाए, है ना, क्या पूछा जाए आपसे? अनुच्छेद 7 अगर पूछा जाए तो उसमें क्या वर्णन आपको देखने को मिलता है? तो देखिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। तो देखिए कारण क्या है, कारण क्या है अनुच्छेद 7 में? तो हेडिंग डाल लीजिए आप अनुच्छेद 7। अनुच्छेद कौन से नंबर का पढ़ रहे हैं अपन? अनुच्छेद 7 नंबर का पढ़ रहे हैं। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 7। क्या बताता है आपको अनुच्छेद 7? तो इसमें बताया गया है संविधान के 7वें अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए किंतु भारत में लौटकर आ गए। इसमें क्या बताया गया है कि
कि कुछ लोग 1947, कौन सी डेट है आपकी? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में भारत लौट कर आ गए। लेकिन बाद में कहाँ आ गए आपके? भारत लौट कर आ गए हैं, है ना। उन सब का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 7 में किया गया है। अब आती है बात 8 में क्या मिलता है, तो अनुच्छेद 8 लिख लीजिए आप। अनुच्छेद 8, इसमें आपको क्या जानकारी मिलती है? तो अनुच्छेद 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लिख लीजिए, आप कहेंगे अनुच्छेद 8 में तो विदेशों में यानी पाकिस्तान को छोड़कर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे 8 के तहत प्राप्त होती है। यानी जो विदेशों में रह रहे हैं लोग, याद रखना, विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अगर देनी है तो किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? 8 के अनुच्छेद दी जाती है। तो लिखना आप विदेशों बोले तो पाकिस्तान को छोड़कर, याद रखना, विदेशों बोले तो पाकिस्तान को छोड़कर विदेशों में रहने वाले तो देखिए, अगर पूछा जाए पेपर में बताए विदेशों यानी पाकिस्तान को छोड़कर विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद कौन सा है आपका? 8वां अनुच्छेद है। अब बात आती है कि अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 9 बताता है कि अगर जो आप हैं किसी देश की नागरिकता लेते हैं, है ना, अगर आप किसी देश की अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता है, कहाँ की नागरिकता है? भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही कैसी हो जाएगी आपकी? समाप्त हो जाएगी। याद रखना आपको। तो आप लिख लीजिए कि किस देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त होती है। ऐसे जो वर्णन हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 9 में मिलता है। तो आप लिखना कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता कैसी हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ऐसी जानकारी कहाँ मिलती है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 9 में इसकी आपको जानकारी दी गई है। कि अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 9 में यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है ना, तो जैसे ही उसने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करी तो वो भारतीय अब नागरिक नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो अनुच्छेद 10 में जो जानकारी मिलती है वो आप लिख लीजिए, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यानी याद रखना, अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता
के अधिकारों का बना रहना। याद रखिए कि 10 में क्या बताया गया है, अगर पूछा जाए कि बताइए किस अनुच्छेद में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकार कैसे कैसे बने रहेंगे आपके, है ना, कौन कौन से अधिकार बनाए जाएंगे उस पर, तो उसका वर्णन कहाँ मिलेगा आपको, अनुच्छेद 10 में मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगला आता है अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 11, ये हेडिंग डाल लीजिए आप, 11 नंबर के अनुच्छेद में आपको क्या जानकारी मिलती है। तो याद रखिए अब आप कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नागरिकता से संबंधित कानून क्या है, क्वेश्चन क्या है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि अनुच्छेद 11 में ही संसद को, किसको, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 11 में क्या बनाया गया है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों इतना आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि बताइए नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो आप बताएंगे केवल और केवल संसद को ही इसका अधिकार प्राप्त है। संसद बोले तो वही आपका मंत्रालय, मंत्रिमंडल ही आपका ये सब काम करता है। इसी के तहत याद रखना, इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत अब तक संसद ने 6 बार संशोधन किया है। अब तक संसद ने नागरिकता के प्रावधानों में 6 बार, कितनी बार, 6 बार संशोधन किया। तो याद रखना अभी तक जो है आपके कितनी बार आपकी नागरिकता में संशोधन हो गया है, तो 6 बार हो गया है। अब आपको याद रखना है कितनी बार संशोधन हुआ है, 6 बार हुआ है। कौन से नागरिकता के प्रावधान, तो याद ये भी रखना, भारतीय नागरिकता के प्रावधान यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1900, कौन सा है आपका, 1955 में संशोधन हो गए हैं। कब तक हो गए हैं, 1955 के अधिनियम में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो आप बताएंगे कुल 6 बार संशोधन हुआ है। इसी में हुए हैं आपके क्या, संशोधन। अब कब कब आपके ये संशोधन हुए हैं, तो वो भी याद रखना। तो सबसे पहली बार संशोधन जब हुआ था वो 1986 में हुआ था। पहली बार कब हुआ आपका, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, पहली बार हुआ आपका कब, 1986, 1986। दूसरा कब हुआ आपका, तो 1992। तीसरा कब हुआ बताओ, तो 2003। चौथा कब हुआ, 2005। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद कब हुआ, तो आप बताएंगे 2015। फिर कब हुआ, 2019। अब तक जो है नागरिकता के संबंध में कुल 6 बार आपका प्रावधानों में संशोधन हुआ है। तो आपको ये डेट भी याद रखना है कि कब कब इसके संबंध में प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया था तो उसमें क्या क्या आपकी कंडीशन दी गई थी, है ना, और किस किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो आप हेडिंग डालिए भारतीय संविधान लागू होने के बाद, है ना, कौन सा, भारतीय नागरिकता
भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, कौन सी डेट है आपकी? 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना या उसको छोड़ने के प्रावधान में आपको कौन कौन सी शर्तें पालन की जाएंगी? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता का अर्जन बोले तो प्राप्त करना, नागरिकता का अर्जन एवं समाप्ति की शर्तें। अब कौन कौन सी आपको शर्तें दी हुई हैं? अब आप कुछ शर्तें दी गई हैं, उनके आधार पर आपको जो है नागरिकता ले भी सकते हैं और नागरिकता को समाप्त भी कर सकते हैं। पहली शर्त क्या है? आपके जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। दूसरा, वंशानुगत। किसके बारे में? वंशानुगत। तीसरा, पंजीकरण। तीसरा क्या आएगा आपका? पंजीकरण। तो पहले जन्म, दूसरा वंशानुगत, तीसरा क्या होगा? पंजीकरण हो जाएगा आपका। फिर चौथा क्या है? प्राकृतिक। क्या होगा आपका? प्राकृतिक। पांचवा क्या? प्राकृतिक एवं, ऐसे लिख लीजिए, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के अधिकार एवं क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। तो देखो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। जन्म, अगर आपका जन्म जहां हुआ है भारत में हुआ तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, आपका वंश भी यही है तो भी आप भारत के नागरिक हैं। और अगर नहीं है भारत के तो आप पंजीकरण द्वारा, है ना, आप भारत के अन्य देश में निवास कर रहे हैं लेकिन पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा, प्राकृतिक रूप से भी आपको नागरिकता दे सकते हैं। चौथा, अगर भारत जो है किसी अन्य देश पर अधिकार कर लेता है या उस क्षेत्र को जीत लेता है तो उस देश को जो है, उस देश के लोगों को भारत की ही नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आपका सिक्किम, कौन सा आता है? सिक्किम को के लोगों को बाद में आपके भारत की नागरिकता दी गई थी, जबकि सिक्किम पहले भारत के अंतर्गत आपका नहीं आता था। अब हम आगे बात करते हैं तो और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो देखिए, जैसे जैसे संविधान संशोधन हुए उनमें अलग अलग आपके प्रावधान किए गए थे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 1955। तब जब 1955 का अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम आया आपका? 1955 का अधिनियम। तो उन्होंने क्या कहा कि जब देशीकरण द्वारा नागरिकता कब प्रदान की जाएगी? जब कोई व्यक्ति जो है भारत में कम से कम 5 वर्ष तक रहे, तो यानी देशीकरण। पंजीयन द्वारा आपको नागरिकता कब दी जाएगी? तब जब आप कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करें। याद रखिए, 1955 का प्रावधान में क्या था कि आपको कम से कम, अगर कोई व्यक्ति 5 वर्षों से लगातार भारत में निवास कर रहा है तो अब वह भारत का नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन याद रखिए आप, हमने किसकी बात की है? 1955 के अधिनियम की बात की है। लेकिन अगर बात की जाए 1986 के अधिनियम में क्या दिया गया था? कब? 1986 में संशोधन हुआ था आपका। तो इस अधिनियम में क्या किया था? तो इस अधिनियम में कहा था अब आपको जो है कम से कम 10 वर्ष, कितने वर्ष की बात चल रही है आपकी? 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। भारत में निवास करना होगा। ये आपको याद रखना। तो कितने वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है? 55 में थी 5 वर्ष, है ना, 86 में हो गई 10 वर्ष। तो याद रखना, पहले 5 वर्ष का प्रावधान था, बाद में चल के कितने वर्ष का प्रावधान हो गया आपका? 10 वर्षों का इसका प्रावधान आपका हो गया था। इसके बाद याद रखना कि केंद्र सरकार पारस्परिकता के आधार पर किस अंतरराष्ट्रीय समूह के देशों को, नागरिकों को भारतीय नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है।
याद रखिए कि किसके बारे में बात चल रही है। अब उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भारत सरकार या केंद्र सरकार ने प्रावधान किए, अगर उन देशों के लोग जो है भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उनके लिए कुछ अधिकार ज्यादा प्रदान किए जाएंगे, यानी उनको कम कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वो कौन से देश हैं, कौन सा सदस्य है, तो आप याद रखना राष्ट्रमंडल के सदस्य। कहाँ के, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल के, राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों के लोगों को भारत सरकार राष्ट्र सदस्य देशों के लोगों को भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित कुछ अधिकार प्रदान किए। याद रखना, अगर पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा संगठन है जिस देश, जहाँ के देश के निवासियों को भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, तो वो कौन सा देश आएगा आपका, राष्ट्रमंडल आएगा आपका। कौन सा आएगा आपका, तो याद रखना राष्ट्रमंडल आएगा। तो अब इसमें बात क्या हुई, इसके बाद आता है आपको, देखिए हमने 86 भी पढ़ लिया, 86 के बाद कौन सा आता है आपका 92वां। अब अगर हम बात करें अधिनियम, अधिनियम कौन सा आया आपका 1992 में, क्या संशोधन किया गया था, तो अधिनियम 1992 में संशोधन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, यानी अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है, विदेश में जन्म लेता है, क्या करता है भैया, विदेश में जन्म ले रहा है। कहाँ का जन्म ले रहा है, अगर विदेश में जन्म ले रहा है और उसकी माँ भारतीय है, तो बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा। ये आपको याद रखना। क्या कहा गया था 1992 में, कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारतीय महिला से शादी करता है तो उसके द्वारा जन्म लेने वाला बच्चा भी कैसा कहलाएगा, आपका भारतीय नागरिक आपका कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी से आप आंसर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया कि अधिनियम 1992 में क्या प्रावधान किया गया था कि कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, मतलब महिला अगर भारत की है और पुरुष किसी अन्य देश का है, तो उन दोनों के द्वारा उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी, भारतीय नागरिक कहलाएगी आपकी। ये कहाँ प्रावधान किया गया था आपका, ये 1992 में प्रावधान किया गया था। अब और क्या हुआ आपका, तो अब हम बात करते हैं 2003 में क्या प्रावधान आया, तो अधिनियम 2003, अधिनियम 2003 में क्या प्रावधान आया, तो इसमें उन्होंने कहा था कि भैया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, और दूसरा कैसा ना हो, अवैध प्रवासी ना हो। याद रखना, इसमें उन्होंने क्या संशोधन किया कि 26 जनवरी, कौन सी डेट है आपकी, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे के माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होना चाहिए, दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया था। कब आपका, तो आप बताएंगे अधिनियम
3 में ऐसा प्रावधान आपका लेकर आए थे। अब उन्होंने और क्या किया, तो इसके याद रखना कि भारत में दोहरी नागरिकता से संबंधित चयनित देश, अब देखिए उन्होंने बता दिया दूसरा प्रावधान, और इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो उन्होंने कहा था कि भैया जो दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं, दोहरी नागरिकता प्रदान करने वाले देशों के संबंध में प्रावधान, तो दोहरी नागरिकता प्रदान करने वाले देशों के संबंध में, दोहरी नागरिकता प्रदान करने वाले देशों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और याद रखना कितने देश हैं आपके, तो 16 देश। कितने देश हैं, 16 देशों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो वो जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं, तो उनके लिए भारत ने क्या सुविधाएं आपकी प्रदान की हैं, तो याद रखना 16 चयनित देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत को की ओवरसीज नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी मतलब कौन सी प्रदान की जाएगी, ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जी ओवरसीज नागरिकता क्या होती है, कौन सी नागरिकता की बात आ रही है आपकी, ओवरसीज नागरिकता क्या होती है, तो याद रखना कि जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, कहाँ के हैं आपके, भारतीय मूल के नागरिक को भारत में घूमने तथा आने जाने का लाइफ टाइम बीमा, लाइफ टाइम वीजा प्रदान करना। क्या किया गया आपका, उनको जो है भारत में आने जाने के लिए, है ना, लाइफ टाइम वीजा प्रदान किया गया है ना। और इसकी अवधि कितने वर्षों के लिए होती है ये कार्ड आपका, तो याद रखना ये कार्ड था आपका 15 वर्षों के लिए था। उनको लाइफ टाइम वीजा प्रदान किया जा रहा था। 16 देश हैं, कितने देश हैं आपके, 16 देश। तो आपको 16 देशों के नाम भी आपको याद रखना है, एक बार आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको अगर ऑप्शन में मिलता है पेपर में क्वेश्चन, तो आप उसका आंसर लगा सकें। तो 16 देश कौन कौन से हैं, कितने देशों की बात चल रही है आपकी, 16 देश। 16 देशों में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आप लिखना स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। दूसरा लिख लीजिए आप, पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा कौन सा है आपका, तो दूसरा लिख लीजिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, पुर्तगाल, इजराइल, पुर्तगाल। इसके बाद कौन आएगा आपका, फ्रांस, स्वीडन, और कौन आएगा आपका, न्यूजीलैंड, कौन सा आ जाएगा आपका, न्यूजीलैंड आ जाएगा आपका। इसके बाद कौन आता है, न्यूजीलैंड के बाद यूनान, फिनलैंड, याद रखिए यूनान के बाद कौन लिखेंगे आप, फिनलैंड, फिनलैंड, साइप्रस, कौन सा आ गया आपका, साइप्रस। अगला लिख लो आप इटली, कौन सा देश आ जाएगा आपका, इटली हो जाएगा। इटली के बाद लिख लीजिए आप आयरलैंड, कौन सा आ जाएगा आपका, आयरलैंड आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आता है आपका, तो आयरलैंड के बाद लिख लेना नीदरलैंड, कौन सा आएगा आपका, नीदरलैंड हो जाएगा आपका।
फिर ब्रिटेन, अमेरिका। देखिए कितने देश हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इतने देश हैं, है ना। इनको जो है ओसीआई कार्ड, कौन सा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्रदान किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं और क्या प्रावधान किए गए हैं, तो एक चीज याद रखना कि नागरिकता से संबंधित, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो हजार कौन सा आपका अधिनियम 2003 के प्रावधान थे आपके, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो नागरिकता है, क्या है आपकी, बताइए, नागरिकता। अब नागरिकता से संबंधित जो है आपका प्रावधान, यानी एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमने किस देश से ली है, इसका जो प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया इंग्लैंड से। इंग्लैंड बोले तो कहाँ, ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया हमने, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। क्या, तो आप बताएंगे एकल नागरिकता का प्रावधान। अब यही हम बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2015 को लागू कर किस कार्ड को समाप्त कर दिया गया था, तो याद रखना पीआईओ कार्ड को समाप्त किया गया था। अब यही हम बात करते हैं 2015 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था आपका, तो इसके द्वारा किया गया था आपका ओसीआई, कौन सा कार्ड आया था आपका, पीआईओ कार्ड को समाप्त किया गया। पीआईओ कार्ड को समाप्त किया। कौन से कार्ड को समाप्त कर दिया गया था आपका, पीआईओ कार्ड को समाप्त किया गया था। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि पीआईओ कार्ड क्या है ना। तो देखिए, अब इसमें उन्होंने क्या कहा था, पीआईओ कार्ड के पास, धारकों के पास भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार थे, लेकिन उनको कौन से 4 अधिकार नहीं थे। तो उनके पास अधिकार कौन कौन नहीं थे, इसमें पहला था कि भाई चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर नहीं जा सकते, खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। ऐसे उसमें प्रावधान थे। इस कारण से इसमें कुछ प्रावधानों को समाप्त किया गया था, यानी पीआईओ कार्ड धारक कुछ अधिकार प्राप्त नहीं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो पीआईओ कार्ड धारक जो थे उनको कुछ अधिकार कौन कौन से नहीं थे। पहला था वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, पहला क्या था, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। फिर क्या था, तो दूसरा उसमें कहा, पहला चुनाव नहीं लड़ पा रहे, दूसरा वोट भी नहीं डाल सकते। और अब वोट भी नहीं डाल पा रहे। तीसरा, वो सरकारी नौकरी भी नहीं कर पा रहे, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते। ठीक है। फिर क्या प्रावधान था, अगला उनको क्या कहा,
खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते। अब एक बात बताओ, तुमने जो मेन मेन काम थे वे कुछ अधिकार दिए ही नहीं है, तो फिर ओसीआई कार्ड देने का अधिकार क्या था, मतलब ही क्या था। इसलिए भारत सरकार ने कहा, उनकी बातों पर विचार विमर्श किया गया, फिर उसके द्वारा जो है ओसीआई कार्ड को क्या कर दिया गया था, आपका समाप्त कर दिया गया। तो आपसे पेपर तो इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ओसीआई कार्ड है ना, सॉरी पीआईओ जो कार्ड है इसको समाप्त कर किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो आप बताएंगे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा इस कार्ड को समाप्त किया गया था। तो जे आपको याद रखना है, पीआईओ कार्ड किस अध्यादेश द्वारा समाप्त हुआ है, तो आप बताएंगे ये समाप्त हो गया था कब, 2015 में। यही याद रखना है कि पीआईओ कार्ड योजना को वापस लेकर उसे किस योजना के साथ मिला दिया गया था, तो याद रखिए अब जब इसको समाप्त किया गया था, समाप्त करने के बाद अब जो है 15 जनवरी 2015 पीआईओ कार्ड को समाप्त कर, अब पीआईओ कार्ड को समाप्त कर एक नई योजना चालू की गई। पीआईओ कार्ड को समाप्त कर नई योजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम क्या था, तो जिसका जो नाम था ओसीआई कार्ड, ओसीआई कार्ड। याद रखना क्या नाम रखा गया था इसका, तो इसका नाम रखा गया था ओसीआई कार्ड योजना। तो नाम बदल दिया भैया, कुछ तो प्रावधान देने पड़ेंगे, तो इसके तहत उन्होंने कौन सी योजना के नाम से मिला दिया, ओसीआई कार्ड योजना के नाम से इसको मिला दिया गया। अब याद रखना कि जो भारत राष्ट्रपति की मंजूरी, यानी याद रखना कि इसको मंजूरी कब दी गई थी, कब ये प्रभाव में आया था आपका, तो इसको जो राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी, इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी, अब राष्ट्रपति जी भी तो मंजूरी देंगे, तो आपको याद रखना राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दी थी इसको 26 जनवरी 2015 को। 26 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति जी ने इसको मंजूरी दे दी थी। और याद रखना भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए भारत में कितने समय तक लगातार रहना अनिवार्य था, 1 वर्ष। इसमें प्रावधान हुआ कि भारत में याद रखिए उन्होंने क्या कहा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में कितने समय तक रहना होगा, 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा। तो याद रखिए भारत की नागरिकता किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे स्थान आधारित नहीं अपितु वंश आधारित है। तो अगर आपसे पूछा जाए यही तो भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है, तो आप बताओगे स्थान आधारित नहीं, स्थान आधारित नहीं अपितु वंश आधारित। तो याद रखना भारतीय नागरिकता कैसी है, स्थान आधारित नहीं अपितु वंश आधारित है। अगला याद रखिए भारतीय नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। अब अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता, तो जो भारतीय नागरिकता जो है ये समाप्त
समाप्त या छीनी जा सकती है। तो आप बताएंगे कब छीनी जा सकती है? देशद्रोह। क्या कर दो आप भैया? आप देशद्रोह के आरोप में, किस आरोप में? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर जो है आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। और याद रखिए, अगर आप जो है अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से भी त्याग कर सकते हैं। यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक अब नहीं रह पाएगा। याद रखिए, एकल नागरिकता ही भारतीय लोगों के पास है। तो एकल नागरिकता हमने पढ़ ली। एकल नागरिकता किस देश से ली गई हमने? तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। याद रखना, कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया हुआ है। तो यही आप लिख लेना कि एकल नागरिकता हमने लिख भी लिया था कि एकल नागरिकता कहाँ से ली है आपने? तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया अपन ने? तो अपन ने लिया हुआ है भैया ब्रिटेन से। कहाँ से लिया हुआ है? ब्रिटेन से लिया हुआ है। अब याद रखिए, एक और जो है भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में राज्यों द्वारा अलग नागरिकता नहीं दी जाती है। तो याद रखना, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है और भारत में, कहां पर? भारत में राज्यों के लोगों को अलग से कोई नागरिकता नहीं, कोई नागरिकता प्राप्त नहीं। ये भी आपको याद रखना, अलग से कोई नागरिकता नहीं है, जो सब है वो भारत के ही थे। ठीक है ना? अब याद रखिए कि अगर जो पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान के तहत, किसके तहत? भारतीय संविधान के तहत एकमात्र ऐसा जो था क्षेत्र था जिसको बोलते थे जम्मू कश्मीर, जहां पर लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी, है ना, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। याद रखना, तो अगर पूछा जाए भारत के किस एकमात्र प्रांत के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र प्रांत था जिसके लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। याद रखना, एकमात्र प्रांत था जिसके लोगों को कैसी नागरिकता प्राप्त थी? आपकी दोहरी नागरिकता प्राप्त थी। तो इतना आपको लिख लेना है। अब इसके बाद जो है हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम 2015 तक पहुंचे हैं। कल जो है आपकी क्लास में पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। तो हेडिंग लिख लीजिए आप। अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 क्या था, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता बहुत सारे इसमें परिवर्तन हुए थे आपके नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में। तो इसको हम है अगली क्लास में बहुत ही विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कल की ही क्लास में आपकी नागरिकता भी कैसी हो जाएगी? आपकी समाप्त हो जाएगी, जो हमारी नागरिकता का पार्ट 2 रहेगा। तो आप सब लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि पेपर का अब जो है लेवल वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको जानकारी कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।